जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में रूस के तोपखाने ने जबरदस्त हमले शुरू कर दिए हैं। पूर्वी यूक्रेन के बखमूत में रूस की MSTAB तोपखाना रेजिमेंट ने सैकड़ों यूक्रेनी सैनिकों को मार डाला है। दावा यह भी किया जा रहा है कि यूक्रेन के काउंटर अटैक में शामिल 150 टैंकों में से 128 टैंक रूस ने तबाह कर दिए हैं। रूस दावा कर रहा है कि यूक्रेनी सैनिकों की फायरिंग पोजीशन पर रूस के तोपखानों ने भारी तबाही मचाई है। रूसी सेना ने यहां तक दावा कर दिया कि बखमूत में यूक्रेनी सैनिक को चारों तरफ से घेर लिया गया है। और इस बीच ज़ेलेंस्की के लिए बखमूत पूर्वी यूक्रेन का किला है। ऐसे में सवाल कई उठ रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि अगर यूक्रेन बखमूत से रूसी सेना को नहीं खदेड़ पाया तो फिर पूरा पूर्वी यूक्रेन रूस के कब्जे में चला जाएगा। अभी रूस ये दावा कर रहा है कि उसने पूर्वी यूक्रेन के 35% इलाके पर कब्जा भी कर लिया है। इसका मतलब यह हुआ कि बहुत जल्द रूस पूरे पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा। बखमूत में रूस का विनाशक मिशन। 18 महीने बाद यूक्रेन में इस वक्त जो जंग हो रही है वो जमीन पर कब्जे से ज्यादा एक दूसरे के सैनिक, बटालियन और रेजिमेंट्स को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद करने के लिए हो रही है। वॉर जोन से आ रही रिपोर्ट्स पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि एक तरफ रूस यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी इलाकों पर ट्रिपल अटैक करने में जुटा है, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन ने रूस को खदेड़ने के लिए आखिरी जोर लगाना शुरू कर दिया है। 80 से ज्यादा दिनों से यूक्रेनी सेना ने अपने तोप, टैंक, रॉकेट आर्मी से रूस को बखमूत से खदेड़ने का जो आत्मघाती मिशन शुरू किया था वो बुरी तरह से फेल हो गया। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सफेद भेड़िए के नाम से मशहूर यूक्रेन की सुरक्षा सेवा यानी SBU की 3 रेजिमेंट्स को रूस की MSTAB तोपखाना रेजिमेंट्स ने पूरी तरह से साफ कर दिया है। दावा किया गया है कि बखमूत यूक्रेनी सैनिकों की लाशों और तबाह हथियारों से पट गया है। हम आपको रूस स्पेशल तोपखाना रेजिमेंट्स MSTAB की वो रिपोर्ट दिखाएंगे जिन्होंने बखमूत में यूक्रेन के खून की नदियां बहा दी हैं। रूस के MSTAB का कोहराम, यूक्रेन की 8 SBU रेजिमेंट तबाह। जालिम, क्रूर, बेरहम जैसे शब्द भी रूस यूक्रेन जंग में बौने साबित हो रहे हैं। मीट की चक्की के नाम से मशहूर हुआ पूर्वी यूक्रेन का किला कहे जाने वाला बखमूत यूक्रेन के लिए काल बन चुका है। रूस के ऑपरेशन Z के तहत रूस ने 1 लाख से ज्यादा सैनिक 500 से ज्यादा तोपों के साथ यूक्रेनी सेना पर हमला कर रहे हैं। इस हमले में रूस के 2000 से ज्यादा टैंक भी शामिल हो चुके हैं। वॉर जोन से आई रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं कि यूक्रेनी सेना नाटो से मिले घातक हथियारों के बावजूद क्यों रूसी सेना का मुकाबला नहीं कर पा रही है। 300 तोप प्लस 800 टैंक ने मारे यूक्रेन के सफेद भेड़िए। अब सबसे पहले यह जान लीजिए कि रूस क्यों कह रहा है कि उसने बखमूत में इस वक्त विनाश अभियान चला रखा है। ग्राफिक के जरिए जरा इसे समझिए। रूस ने पूर्वी यूक्रेन का किला कहे जाने वाले बखमूत पर 4 महीने पहले कब्जा कर लिया था। बखमूत के 41.6 वर्ग किलोमीटर इलाके पर रूसी सेना कब्जा कर चुकी है। रूस के खूनी हमलों के बाद से 70,000 की आबादी वाला बखमूत पूरी तरह से खाली हो चुका है। रूस के खिलाफ यूक्रेन का काउंटर अटैक बखमूत में चल रहा है, जहां यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान होने की खबर है। पिछले 10 दिनों में लगभग 12,000 यूक्रेनी सैनिक बखमूत में मारे जाने का दावा रूसी सेना कर रही है।
खानों का शहर कहा जाने वाला बखमूत यूक्रेन के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, लेकिन 8 अक्टूबर 2022 से रूसी सेना ने इस शहर को कब्रिस्तान बना डाला है। लगभग 10 से 11 महीने से रूसी सेना की MSTA-B तोपखाना रेजिमेंट ने बखमूत में यूक्रेनी सेना के चीथड़े उड़ा दिए हैं। अब जो सबसे ताजा खबर आ रही है वो हैरान करने वाली है। रूस की MSTA-B तोपखाने के सैनिकों ने बखमूत में यूक्रेनी सेना की फायरिंग पोजीशन पर अंधाधुंध गोले दागे हैं। रूस के इस हमले में 300 तोप और 800 टैंक शामिल हुए हैं। दावा किया गया है कि कम से कम यूक्रेन की 3 से 4 बटालियन रूस के इस विनाशक मिशन में मारी गई हैं। तो प्लस 800 टैंक ने मारे यूक्रेन के सफेद भेड़िए। года Украина получила сотни танков, более 4000 боевых бронированных машин и бронеавтомобилей, свыше 1100 орудий полевой артиллерии, а также десятки современных реактивных систем залпового огня и зенитных ракетных комплексов западного производства. Совокупный объем помощи государств НАТО, Евросоюза и их партнеров превысил बखमूत में भारी तबाही और बर्बादी झेलने वाला यूक्रेन अभी भी दावा कर रहा है कि नाटो से मिले 600 तरह के हथियारों से वो रूसी सेना को जमकर मार रहा है। ताजे आंकड़े के मुताबिक यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 2,60,000 से ज्यादा सैनिकों को मार डाला है। यूक्रेन की व्हाइट वोल्व्स यूनिट ने रूस को जबरदस्त नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा यानी SBU के व्हाइट वोल्व्स यानी सफेद भेड़िए के नाम से मशहूर सैनिकों का दावा है कि 18 महीने में व्हाइट वोल्व्स ने रूस की 2 टैंक रेजिमेंट्स को तबाह और बर्बाद कर दिया है। जिसमें रूस के 1,500 सैनिक मारे गए हैं। हैरानी वाली बात यह है कि यूक्रेन के व्हाइट वोल्व्स ने दावा किया है कि रूस के 216 टैंकों को तबाह किया गया है। हम आपको बता दें कि अलग अलग करंट अफेयर्स आउटलेट के मुताबिक आमतौर पर रूस की एक टैंक बटालियन में 31 से 40 टैंक होते हैं। रूस की 3 टैंक बटालियन से 1 टैंक रेजिमेंट बनती है। इस हिसाब से रूस की एक रेजिमेंट में 93 से 100 टैंक होते हैं। उस हिसाब से यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस की 2 से ज्यादा टैंक रेजिमेंट्स को तबाह और बर्बाद कर दिया है। रूस के MSTA-B का कोहराम, यूक्रेन की 8 SBU रेजिमेंट तबाह। रूस यूक्रेन की खौफनाक जंग के बीच अब सवाल ये उठता है कि आखिर रूस भारी तबाही के बीच यूक्रेन को जंग कैसे हरा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पुतिन ने साफ कह दिया है कि रूस और बेलारूस दोनों तरफ से यूक्रेनी ठिकानों पर हमला करो। अभी तक रिपोर्ट के मुताबिक रूस 2000 टैंक, 3 लाख रिजर्व फौज और 700 लड़ाकू विमानों से यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला करने का प्लान तैयार कर दिया है। अब सवाल उठता है कि आखिर यूक्रेन और नाटो क्या कर रहे हैं। जरा राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और यूक्रेनी ग्राउंड फोर्स के कमांडर जनरल ओलेक्जेंडर सिरस्की की इन तस्वीरों को देखिए, जहां जनरल सिरस्की हैरान और परेशान ज़ेलेंस्की को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पुतिन की फौज पर हमला कैसे किया जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि ज़ेलेंस्की जंग पर क्या कह रहे हैं। ज़ेलेंस्की भले ही पूर्वी यूक्रेन में अपनी जीत के दावे करें, लेकिन बख्मूत, क्राइमिया, डॉनबास, डोनेट्स्क, खेरसोन, खार्किव, मिकोलाइव, जापोरिजिया और लुहांस्क ओब्लास्ट ये वो इलाके हैं जहां यूक्रेन रूस के खिलाफ सबसे ज्यादा हमले कर रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि यूक्रेनी सेना अभी तक रूस की फर्स्ट डिफेंस लाइंस को टच नहीं कर पाई है। इसीलिए अब कहा जाने लगा है कि 80 से ज्यादा दिनों से चल रहा यूक्रेन का काउंटर अटैक फेल हो चुका है। जर्मनी में जर्मन भाषा में छपने वाली मैगजीन देर स्पीगल ने दावा किया है कि कुछ यूक्रेनी सैनिकों ने उसे बताया है कि लेपर्ड टैंक चलाने वाले यूक्रेनी सैनिक रूस पर हमला करने की बजाय टैंक खराब करके जंग से भाग रहे हैं।
डेर स्पीगल मैगजीन ने यहां तक दावा किया है कि यूक्रेन के सैनिक झूठे हमले और जीत के दावे कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि पुतिन का कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि नाटो और यूक्रेन भी पुतिन के तेवरों को देखकर सकते हैं। बखमूत में रूस का विनाशक मिशन। पुतिन अपने जनरलों के साथ पूरा हिसाब लगा चुके हैं कि यूक्रेन को कब तक युद्ध में खींचना है, क्योंकि रूस को अच्छी तरह से एहसास हो चुका है कि अगर इस वक्त जंग रोकी गई तो यूक्रेन को जिंदा होने का मौका मिल जाएगा और नाटो भी रूस के खिलाफ और ज्यादा बेहतर तैयारी में जुट जाएगा। इसीलिए पुतिन ताबड़तोड़ हमले पूर्वी यूक्रेन पर कर रहे हैं। अगर 4 जून से हिसाब लगाएं, जिस दिन से यूक्रेन ने रूस के खिलाफ काउंटर अटैक शुरू किया था, तो अब तक यूक्रेन के 60,000 से ज्यादा सैनिक 80 दिन में मारे जा चुके हैं। Сосредоточился на проведении террористических атак на гражданскую инфраструктуру в городах и населенных пунктах Российской Федерации. С учетом складывающейся обстановки приняты дополнительные меры по повышению защиты от нападения с воздуха и моря. В разы увеличена интенсивность ударов по украинским военным объектам, в том числе обеспечивающим. हैरानी की बात तो यह है कि इस वक्त यूक्रेन को जंग में नाटो से सीधे दखल की जरूरत है, लेकिन नाटो जंग में सीधे कूदने से साफ बच रहा है। यहां तक कि नाटो यूक्रेन को नाटो का मेंबर बनाने से भी कतराने लगा है, जिसकी वजह से ज़ेलेंस्की अब बौखलाने लगे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि नाटो और अमेरिका यूक्रेन के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। इधर पुतिन जिस तरह से अब चुन चुनकर यूक्रेन के हथियार डिपो को तबाह कर रहे हैं, उसने यूक्रेनी सेना की रीढ़ तोड़कर रख दी है। पुतिन की सेना के धमाके और हमले यूक्रेन के खिलाफ तूफान बन चुके हैं। 300 तोप प्लस 800 टैंक ने मारे यूक्रेन के सफेद भेड़िए। ऐसे हालात में अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्यों बखमूत में रूस की MSTAB तोपखाना रेजिमेंट ने यूक्रेनी सेना पर बेहद तीखे और प्रचंड हमले किए हैं। ज़ेलेंस्की भले ही पूर्वी यूक्रेन का किला कहे जाने वाले बखमूत शहर को नाक की लड़ाई मान रहे हो, लेकिन हकीकत में रूस ने यूक्रेन की नाक और कान दोनों काट लिए हैं। अगर अभी भी यूक्रेन युद्ध करने पर आमादा रहा तो यूक्रेन का पूरी तरह से विनाश होना तय है। खबर रूस से आ रही है। रूस के अंदर ड्रोन हमला हुआ है और यह दावा भी रूस की सरकार की तरफ से ही किया गया है। रूस और यूक्रेन के बॉर्डर पर मौजूद सर्क शहर की एक इमारत पर ड्रोन हमला किया गया है। रूस ने दावा किया है कि हमला यूक्रेन की तरफ से हुआ है और रूस पहले ही बार बार परमाणु हमले की धमकी देता रहा है। एक बार फिर रूस ने कहा कि उसे परमाणु हमला करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। पुतिन का यह भी आरोप है कि अमेरिका ने यूक्रेन में जैविक हथियार इकट्ठा करना भी शुरू कर दिया है और यह हथियार अज़ोव रेजिमेंट के पास भी पहुंच सकते हैं बहुत जल्द। पुतिन का दूसरा डर तो इससे भी ज्यादा खतरनाक है और बाइडेन को तो इनका इस डर का, इन तमाम चीजों का अंदाजा तक नहीं। यूक्रेन युद्ध को लेकर 24 घंटे में 3 बहुत बड़ी बातों ने दुनिया को परेशान कर दिया है। युद्ध का सबसे खतरनाक इल्जाम पुतिन ने लगा दिया है। 24 घंटों के अंदर जो बहुत गंभीर बात सामने आई है, उसमें पहली रिपोर्ट, रूस के पास पुख्ता सबूत हैं कि अमेरिका इस वक्त यूक्रेन के अंदर जैविक हथियार के प्रोग्राम पर काम कर रहा है। यूक्रेन में जैविक हथियारों का खतरा है। ऐसे वायरस, ऐसे बैक्टीरिया जिनसे जैविक हथियार बनाए जा सकते हैं।
24 घंटे के अंदर दूसरी रिपोर्ट। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के उस कमांडर से सीक्रेट मुलाकात की है जिसे यूक्रेन का कादिरव कहा जाता है, क्योंकि ये पुतिन से उतनी ही नफरत करता है जितना कि कादिरव ज़ेलेंस्की से। ये अज़ोर रेजिमेंट का कमांडर एंड्रे बिलेत्स्की है और पुतिन इसकी नाजी विचारधारा वाली फोर्स को पूरी तरह खत्म करने की कसम खा चुके हैं। पुतिन को डर है कि अज़ोर रेजिमेंट का कमांडर जैविक हथियार इस्तेमाल कर सकता है। 24 घंटे के अंदर तीसरी रिपोर्ट चीन के रक्षा मंत्री पर है, जिन्होंने बेलारूस का दौरा किया है। इस दौरे के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या वैगनर को लेकर चीन एक्टिव हो गया है, क्योंकि इस वक्त हजारों वैगनर लड़ाके बेलारूस में मौजूद हैं। पुतिन को इन सब बातों की पूरी खबर है। मॉस्को में बैठकर पुतिन यूक्रेन के चप्पे चप्पे और नाटो की हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। तभी कहा जा रहा है कि यूक्रेन के युद्ध को लेकर पुतिन अंतर्यामी है। पुतिन सब जानते हैं। पुतिन दुश्मन की रग रग से ही नहीं, उसके बम से भी वाकिफ हैं। पुतिन सब जानते हैं, दुश्मन की ताकत भी, उसकी कमजोरी भी। इसी वजह से पुतिन का खौफ यूरोप से लेकर अमेरिका तक फैला हुआ है और पुतिन सब खामोशी से देख रहे हैं और समझ रहे हैं। सबसे पहले बात जैविक हथियार की, यानी ऐसे वायरस बम की जो पुतिन की फौज के बीच महामारी फैलाने वाली साजिश कही जा रही है। यूक्रेन इस वक्त लगातार कई मोर्चे हार चुका है, कई हारने की कगार पर है। इसे लेकर रूस ने कहा है कि उसे अच्छी तरह मालूम है कि यूक्रेन बेचैनी में कोई खतरनाक कदम उठा सकता है। रूस का दावा है कि उसके पास ऐसे सबूत हैं जिनसे पता चलता है कि अमेरिका ने यूक्रेन और यूरोप के कुछ हिस्सों में जैविक हथियार एक्टिव कर दिए हैं। रूस का दावा है कि सब कुछ अमेरिका के मैरीलैंड में फोर्ट डेट्रिक से कंट्रोल हो रहा है, जहां अमेरिका का आर्मी मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज है। यहीं से यूक्रेन में जैविक हथियारों के लैब को कंट्रोल किया जा रहा है। ये बात बताने के लिए पुतिन ने अपने न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल एंड केमिकल प्रोटेक्शन ट्रूप्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव को भेजा है, ताकि मैसेज यूक्रेन से लेकर यूरोप के हर शहर और अमेरिका तक जाए। अपनी प्रेजेंटेशन में जनरल इगोर ने मैप दिखाकर बताया कि अमेरिका दुनिया में कहां-कहां जैविक हथियारों की लैब चला रहा है। रूस का डर यह है कि अगर ये जैविक हथियार ज़ेलेंस्की के कंट्रोल से बाहर निकलकर अज़ोर रेजिमेंट के पास पहुंच गए तो इनका सीधा हमला रूस की फौज पर होगा, और अगर ऐसा हुआ तो पुतिन के पास जवाबी हमले के रूप में टैक्टिकल परमाणु हथियार ही बचेगा। क्योंकि जैविक हथियार होते ही इतने खतरनाक हैं, ये बहुत तबाही मचाते हैं। किसी भी बड़े इलाके में इनका इस्तेमाल पूरी आबादी को बीमारी फैलाकर खत्म कर सकता है। जैविक हथियार यानी बायोलॉजिकल वेपन एक ऐसा हथियार है जो बिना धमाके के किसी भी देश को तबाह कर सकता है। मतलब ये कि जब बैक्टीरिया और वायरस का इस्तेमाल जानबूझकर इंसानों में इंफेक्शन फैलाने के लिए किया जाता है, इसीलिए इसे जैविक हथियार कहते हैं। जैविक हथियार कम समय में बहुत बड़े क्षेत्र में तबाही मचा सकते हैं। ये लोगों में ऐसी बीमारियां पैदा कर देते हैं कि वो या तो मरने लगते हैं या दिव्यांग हो जाते हैं या फिर दिमागी तौर पर बीमार हो जाते हैं। जैविक हथियारों को लेकर पुतिन का यह इल्जाम इसलिए भी गंभीर हो जाता है क्योंकि ज़ेलेंस्की ने नाजी विचारधारा वाले अज़ोर रेजिमेंट के कमांडर से मुलाकात की है। ज़ेलेंस्की बहुत खामोशी से डोनेट्स्क के मोर्चे पर गए और वहां उनकी अज़ोर कमांडर से एक मीटिंग हुई। यहां ज़ेलेंस्की और अज़ोर रेजिमेंट के कमांडर एंड्रे बिलेत्स्की को देखा जा सकता है। अज़ोर रेजिमेंट वो मिलिशिया है जिसमें यूक्रेन की सेना से भी खतरनाक लड़ाके हैं। पुतिन इन्हें नाजी विचारधारा वाले आतंकवादी बताते हैं और उनके स्पेशल ऑपरेशन में यूक्रेन की इसी फोर्स को पूरी तरह खत्म करने की बात बार बार कही जाती है। अज़ोर रेजिमेंट पुतिन की सबसे बड़ी दुश्मन है और पुतिन भी नाजी विचारधारा वाले इस फोर्स को पूरी तरह खत्म करने की कसम खा चुके हैं। पुतिन को अब डर है कि अज़ोर रेजिमेंट का कमांडर जैविक हथियार इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि ज़ेलेंस्की भी इसके साथ खुल्लम खुल्ला नजर आने लगे हैं। Сьогодні від самого ранку в Донецькій області розташуваннях наших бойових бригад 3-й і 5-та окремі штурмові, 80-ка ТШВ, 57-ма окрема мотопіхотна, 22-га і 24-та окремі механізовані, 26-та окрема артилерійська бригада, 92-га окрема механізована мав честь нагородити найкращих, подякувати усім кожній бригаді за хоробрість, відвагу, результати заради.
पुतिन को यूक्रेन के बारे में सब कुछ मालूम है, ये दावा खुद पुतिन का है। पुतिन ने यूक्रेन युद्ध को लेकर जेलेंस्की से लेकर बाइडेन तक सबकी बम वाली कुंडली खंगाल ली है और उनको पता है कि जेलेंस्की के पास कितने बम हैं, अमेरिका कितने बम बना सकता है और यूरोप का गोला बारूद वाला गोदाम कैसे तेजी से खाली हो रहा है। पुतिन ने यूक्रेन को अमेरिका से क्लस्टर बम मिलने के बारे में तब बता दिया था जब बाइडेन इस बात को छुपाने में लगे थे। Думаю, к этому так и надо относиться. Делают они это не от хорошей жизни, а потому что у них дефицит боеприпасов вообще. Напомню, что украинская армия тратит за сутки боевых действий там, до 5-6 тысяч, скажем, снарядов 155-го калибра, а Соединенные Штаты производят 15 тысяч в месяц. У них не хватает, и в Европе уже не хватает. Но не нашли ничего лучшего, как предложить использование кассетных боеприпасов. क्लस्टर बम यानी वही खतरनाक धमाके वाला हथियार जो बहुत बदनाम है, आधी दुनिया जिससे नफरत करती है, लेकिन अब वही क्लस्टर बम देना जेलेंस्की से ज्यादा अमेरिका और यूरोप की मजबूरी बन गया है। पुतिन का दावा है कि बड़े धमाकों के लिए यूक्रेन हर रोज 5 से 6 हजार तोप के गोले फायर कर रहा है। ये 155 मिलीमीटर के गोले हैं जो बड़ी तोप से फायर किए जाते हैं, यानी यूक्रेन को 1 महीने में चाहिए 1.5 लाख गोले। पुतिन के मुताबिक अमेरिका पूरे महीने में ऐसे सिर्फ 15,000 गोले बनाता है। ऐसे में वो यूक्रेन की डिमांड कैसे पूरी कर सकता है? ये M777 जैसी तोप से फायर किए जाने वाले गोले हैं और पुतिन को पता है कि इतने गोले ना तो अमेरिका के पास हैं ना यूरोप के पास। इसीलिए वो जेलेंस्की को क्लस्टर बम देकर तबाही वाली डिमांड पूरी करना चाहते हैं। कितने भी कर लो तुम गठबंधन, हाय जनता करेगी ना समर्थन। फूल ही फूल खिल के रहेंगे अब के यहाँ। कांग्रेस के नेता भाजपा के वोटर्स को राक्षसी प्रवृत्ति का इसलिए बता गए क्योंकि ये सारे वोटर्स आधी से ज्यादा कांग्रेस को खा गए। फिर से 24 में लहराएंगे तिरंगा मोदी रेड फोर्ट से। इसके अंदर एक ककनबड़ से जॉइंट है, इसकी सुरंग। इसके अंदर एक चक्का है, उसको घुमाओगे तो और रास्ता अंदर खुल जाएगा। रात को भूतों का वास होता है। ये स्वयं शंकर जी का ही काम है। ये भूत तो वही थे, देवता तो वही थे। वो अंजलि तो नहीं है? देखना देखना देखना। अंजलि क्या हो गया? क्या हुआ? क्या हुआ? न्यायपालिका के अधिकार कम करने वाले बिल को पास कर चुकी है। और उधर गृह युद्ध की आग में जल रहे अफ्रीकी देश सूडान की राजधानी खार्तूम में धमाके के बाद भीषण आग लग गई, जिसके बाद उस इलाके में दहशत फैल गई। और वहां से आग लगने का जो वीडियो सामने आया उसमें कई फीट ऊंची उठती आग की लपटें दिखी और आसमान में काले धुएं का गुबार उठता दिखा, जो देखते ही देखते वहां के पूरे आसमान पर छा गया। आग लगने की वजह से आसपास के रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई और उन इलाकों में डर का माहौल पैदा हो गया, क्योंकि सूडान पर राज करने के लिए RSF यानी रैपिड सपोर्ट फोर्स नाम का पैरामिलिट्री ग्रुप वहां की सेना पर लगातार भीषण हमले कर रहा है। उधर इसरो ने चांद की सतह पर चहलकदमी करते रोवर प्रज्ञान का एक और वीडियो जारी किया, जिसमें रोवर विक्रम लैंडर से उतरने के बाद उसके आसपास घूमता नजर आया।
और इसरो ने ये वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया कि जांच के दक्षिणी ध्रुव पर रहस्यों की खोज में प्रज्ञान रोवर शिव शक्ति पॉइंट के आसपास घूम रहा है। असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रोज पहले इसरो कमांड सेंटर में टीम चंद्रयान के वैज्ञानिकों से मुलाकात के दौरान ऐलान किया कि चंद्रमा पर चंद्रयान के लैंडिंग वाली जगह को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। All the 5 instruments on board Chandrayaan-3, including the lander and the rover, all of them are switched on. And it is streaming extremely good data. इसरो चीफ ने उम्मीद जताई कि रोवर प्रज्ञान 14 दिन में चांद से जो जानकारियां भेजेगा वो विज्ञान और तकनीक के लिए अहम साबित होंगी। चांद पर Chandrayaan-3 के लैंडिंग वाली जगह का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखने पर राजनीति शुरू हो गई। विपक्ष के कई नेताओं ने इस नाम पर ऐतराज जताया, क्योंकि पीएम मोदी ने एक रोज पहले बेंगलुरु में इसरो कमांड सेंटर में वैज्ञानिकों से मुलाकात के दौरान ऐलान किया कि चांद पर विक्रम लैंडर जिस जगह पर उतरा उसे शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री की इस घोषणा को कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने हास्यास्पद बताया। क्या चांद की उस धरती के मालिक हैं प्रधानमंत्री जिसका वो नाम रख रहे हैं? कल को कोई दूसरा देश वहाँ पहुँचेगा, वो अपना नाम रखेगा। कांग्रेस नेता के इस बयान पर बीजेपी भड़क गई। इनको तो गांधी परिवार से या नेहरू परिवार के बाहर कुछ देखना नहीं। अगर यही नाम शिव शक्ति की जगह इंदिरा रखते या राजीव गांधी रख देते तो बड़ा खुश होते सबके सब। इससे पहले समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और शफीकुर रहमान बर्क भी शिव शक्ति नाम पर ऐतराज जता चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक निजी स्कूल में बच्चे को दूसरे बच्चों से थप्पड़ मरवाने वाली टीचर के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। उस घटना का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद हड़कंप मच गया, क्योंकि इस वीडियो में आरोपी टीचर क्लास के दूसरे बच्चों से एक बच्चे को पिटवाती हुई दिखी थी। पीड़ित बच्चे के परिवार के मुताबिक उनके बच्चे की गलती इतनी थी कि वो स्कूल पहाड़ा याद करके नहीं गया था, जिसके बाद आरोपी टीचर भड़क गई और उसने बच्चे को सजा देने के लिए क्लास के सभी बच्चों से उसे थप्पड़ मारने को कहा। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जाँच पड़ताल की और आरोपी टीचर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। तहरीर दर्ज होगी, आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी एंड बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा अलग से भी कार्रवाई चल रही है। पीड़ित बच्चे के परिवार ने आरोप लगाया कि उस टीचर ने उनके बच्चे को करीब 1 घंटे तक पिटवाया और इस दौरान वो रोता रहा, लेकिन आरोपी टीचर ने उसे थप्पड़ मरवाने का सिलसिला नहीं रोका। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बच्चे को बेरहमी से पिटवाने के बाद वैसा ही एक मामला जम्मू कश्मीर के कठुआ से सामने आया, जहां एक टीचर पर ब्लैक बोर्ड पर जय श्री राम लिखने की वजह से एक बच्चे को पीटने का आरोप लगा है, जिसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने जमकर हंगामा किया। लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया, आग बबूला लोगों ने जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद आरोपी टीचर और उस स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ केस दर्ज किया गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पीड़ित बच्चे ने क्लासरूम के ब्लैक बोर्ड पर जय श्री राम लिख दिया, जिसके बाद आरोपी टीचर ने बच्चे को इतना पीटा कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां उसका इलाज कराया गया। जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया और गुस्साए लोग घटना के विरोध में सड़क पर उतर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की मुस्लिम महिलाओं ने रक्षाबंधन पर उनके लिए राखी बनाई और इस बार उन्हें राखी भेजकर वो उनसे यूसीसी यानी एक देश एक कानून की मांग कर रही हैं, जिसके लिए मुस्लिम महिलाओं ने अपने हाथों से पीएम मोदी की तस्वीर वाली राखी बनाई और इस दौरान वो महिलाएं मोदी के नाम पर बने गीत गाती हुई नजर आईं। इस दौरान सभी महिलाएं काफी खुश दिखाई दी। उन्होंने यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता के नाम की राखी बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजी और एक देश एक कानून की मांग की। इस वर्ष राखी के बदले देश में यूसीसी लागू हो ताकि मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण हो सके। वहां की महिलाओं ने चंद्रयान और आदि विश्वेश्वर की चित्र वाली भी राखी बनाई। प्रधानमंत्री मोदी विदेश यात्रा से भारत लौटे तो सबसे पहले बेंगलुरु इसरो स्पेस सेंटर पहुंच गए और वहां उन्होंने वैज्ञानिकों के साथ Chandrayaan-3 की कामयाबी की खुशियां बांटी। प्रधानमंत्री मोदी 4 दिन की विदेश यात्रा से लौटे तो सीधे बेंगलुरु पहुंचे। आमतौर पर विदेश से आने पर प्रधानमंत्री दिल्ली में उतरते हैं, लेकिन इस बार अपने चंद्रवीरों से मिलने की ऐसी बेसब्री थी कि 4 दिन की थका देने वाली यात्रा और घंटों के फ्लाइट के बावजूद पीएम सबसे पहले देश के वैज्ञानिकों और टेक्नीशियनों की उस टीम से मिलने के लिए बेंगलुरु पहुंचे जहां से चंद्र विजय की ऐतिहासिक कहानी लिखी गई।
पीएम जैसे ही इसरो चीफ से मिले, चंद्रमा पर फतह हासिल करने वाले वैज्ञानिकों से मिले, अपनी भावनाओं को, अपनी खुशी को रोक नहीं सके। उन्होंने इसरो चीफ की पीठ थपथपाई, उनकी टीम के वैज्ञानिकों को गले लगा लिया। अपनी खुशी को वो ऐसे बयां कर रहे थे जैसे अभी अभी उनकी टीम ने चांद को जीता है और उनका मन हर उस शख्स को बिना कहे ही शुक्रिया कह रहा था जिनकी मौजूदगी से हिंदुस्तान ने अंतरिक्ष में कभी न मिटने वाली छाप छोड़ी है। इन्हीं क्षणों का, इन्हीं पलों का प्रधानमंत्री को भी इंतजार था, वैज्ञानिकों को भी। पीएम के साथ साथ इसरो में मौजूद चंद्रयान 3 की पूरी टीम के चेहरे पर जो खुशियां थी वो बयां कर रही थी कि ये क्षण कितना अहम था। और इस मौके पर इसरो चीफ एस सोमनाथ ने पीएम को चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी के बारे में विस्तार से बताया। चंद्रयान 3 से जुड़े मॉडल्स दिखाकर पीएम को पूरी जानकारी दी। पीएम ने भी उनसे बीच बीच में सवाल किए और पूरे अभियान को अच्छे से समझने की कोशिश की। एक तरह से पीएम मोदी ने उस पल को एक बार फिर से अपने वैज्ञानिकों के साथ, चंद्रवीरों के साथ जीने की कोशिश की जब भारत ने चंद्रमा पर विजय प्राप्त की और चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर दुनिया में इतिहास रच दिया और दुनिया का पहला देश बना जिसने ये कामयाबी अपने दम पर हासिल की और चंद्रमा के उस हिस्से पर तिरंगा फहराया जहां तक मानव इतिहास में कोई और कभी नहीं पहुंच सका था। और पीएम इसी खुशी को अपने वैज्ञानिकों के साथ बांटने के लिए उत्सुक थे। शायद ऐसी खुशी बहुत रेयर ओकेजन होते हैं जब तन मन खुशियों से भर गया हो। और व्यक्ति के जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं कि वो बेसब्री हावी हो जाती है। इस बार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। इतनी बेसब्री, चांद पर चंद्रयान 3 ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं। वैज्ञानिकों के संघर्ष और संयम की कहानी सुनाते सुनाते पीएम मोदी कई बार भावुक भी हुए। एक टीम लीडर की तरह विज्ञान और अंतरिक्ष में भारत के भविष्य की अवधारणा भी उन्होंने रखी। ये वो पल थे जब पीएम मोदी बहुत ही भावुक थे। इसरो की टीम ने पीएम मोदी को चंद्रयान 3 का मॉडल, चंद्रयान 3 से ली गई चांद की पहली तस्वीर और रोवर प्रज्ञान के लैंडर विक्रम से निकलकर चंद्रमा पर कदम रखने की तस्वीर भेंट की। जाहिर है ये खुशियां, ये उपलब्धि, भारत की ये कामयाबी ऐसी है जिसे साझा करते हुए, जिसके सारथियों को सलाम करते हुए पीएम बेहद भावुक हो गए। आपको दिक्कत हुई होगी, लेकिन मैं भारत में आते ही और यूक्रेन से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। पुतिन ने उन सभी इलाकों को वापस जीतने के लिए आदेश दे दिए हैं जो साल 2022 में रूस हार गया था। लीमन में रूस ने 1 लाख की फौज उतारने का फैसला कर लिया है। रूस के 1 लाख सैनिक लीमन और कुपियांस्क की सीमाओं पर जुट रहे हैं और यहाँ पर अब पुरानी हार का बदला लेने की योजना भी तैयार हो रही है। जेलेंस्की के कमांडर्स ने जिन इलाकों को बहुत मुश्किल से रूस से वापस लिया था, उन सभी इलाकों में अब चुनौतियां बहुत तेजी से बढ़ने वाली हैं। और ऐसे वक्त में अब जेलेंस्की को अपनी स्ट्रैटेजी में एक बार फिर बदलाव करना पड़ सकता है और इसीलिए अब यूक्रेन ने एक ऐसा एयर डिफेंस कीव में तैनात करवाया है जो काफी आजमाया हुआ है। ये एयर डिफेंस चेक गणराज्य यूक्रेन को सप्लाई कर रहा है। ये इतना जबरदस्त एयर डिफेंस है कि बीते 50 सालों में इजराइल, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका भी इससे टकराकर पीछे हट चुके हैं। इसको बनाया रूस के ही वैज्ञानिकों ने था और अब ये रूस के ही खिलाफ इस्तेमाल होने जा रहा है।
मिसाइल जिसने अमेरिका को धूल चटा दी। ऐसा जबरदस्त हथियार जिसने इजराइल को भी पस्त कर दिया। इतनी ताकत वाला एयर डिफेंस जिसका तोड़ रूस भी तलाश रहा है। आसमान में राज करने वाली धुआंधार मिसाइल जिसकी तस्वीरें देखकर ही पुतिन के कमांडर हक के बक्के हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में इस मिसाइल की काफी चर्चा हो रही है। आखिर क्या है इस मिसाइल की ताकत जो एक बार में ही आसमान के 10 टारगेट को नष्ट करने में सक्षम है? आखिर क्यों इस मिसाइल को युद्ध को पलट देने वाला हथियार बताया जा रहा है, सब आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे यूक्रेन के अंदर हुए एक प्लेन क्रैश की। एक प्लेन क्रैश रूस के अंदर हुआ जिसमें दावा किया गया कि प्रिगोजिन की मौत हो चुकी है। 20 держав приєдналися до декларації Групи 7 щодо безпекових гарантій Україні. Наша команда працює далі. Зараз майже 30 загалом разом із Сімкою. Буде більше. Розпочали перемовини з Канадою щодо двостороннього документу про безпекові гарантії. Раніше розпочали з Америкою і Великобританією. дасть Україні значно більше. और अब दूसरा प्लेन क्रैश एक हफ्ते के अंदर ही यूक्रेन के अंदर हुआ है। और इसमें भी ज़ेलेंस्की के एक चहेते पायलट की मौत हो गई है। आखिर इस प्लेन क्रैश की वजह क्या थी? क्या ये प्लेन क्रैश भी किसी साजिश का हिस्सा है? आखिर कौन है जिसने यूक्रेन के इस प्लेन क्रैश को अंजाम दिया? इन सवालों के चौंकाने वाले जवाब जल्द ही आने वाले हैं, लेकिन हम शुरुआत करेंगे ज़ेलेंस्की को मिलने जा रही उस खास मिसाइल से जिसको दुनिया 2K12 कब नाम से जानती है। देखिए, यही वो तस्वीर है जिसके सामने आने के बाद पूरी दुनिया के तमाम अखबारों में कई कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल तस्वीर में नजर आ रहा ये सैनिक यूक्रेन का सैनिक है और इस सैनिक के पीछे जो एयर डिफेंस दिख रहा है उसे कहते हैं 2K12 कब एयर डिफेंस, और इसके सामने खड़े सैनिक का चेहरा छुपा लिया गया है। इसी से आप समझ सकते हैं कि यूक्रेन के लिए ये एयर डिफेंस कितना अहम है। जब से इस एयर डिफेंस मिसाइल के यूक्रेन आने की चर्चा शुरू हुई है, यूक्रेन की आर्मी के अंदर उत्साह की एक लहर सी दौड़ गई है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? आइए आपको इस मिसाइल की हर खासियत बताते हैं। देखिए, दुनिया के नक्शे में ये देश जिसका नाम है चेक गणराज्य। चेक गणराज्य और यूक्रेन के रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं। चेक गणराज्य हथियारों और मेडिकल सुविधाएं देकर यूक्रेन की मदद करता रहा है, लेकिन अब चेक गणराज्य ने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। दरअसल चेक गणराज्य अब यूक्रेन को अपना बेहद खतरनाक एयर डिफेंस 2K12 कब देने जा रहा है। सबसे पहले आप इस एयर डिफेंस की ताकत की कुछ तस्वीरें देखिए। यूक्रेन को ऐसी 2 एयर डिफेंस यूनिट मिल गई हैं और इसकी तस्वीर भी वायरल हो रही है। कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में कहा गया है कि चेक गणराज्य का एयर डिफेंस इतना बेहतरीन है, एक ही बार में आसमान के 10 टारगेट को हिट कर सकता है। इसका मतलब यह है कि जिस इलाके में ये एयर डिफेंस लगा दिया जाता है, अगर वहां पर आसमान से 5 मिसाइलें, 3 ड्रोन और 2 लड़ाकू विमान हमला कर रहे हो, तो ये इन सभी 10 टारगेट को एक साथ मार देगा और इलाके में हमला करने से पहले ही इनको आसमान में ही नष्ट करके इलाके की रक्षा करने में कामयाब होगा। जिस तरह से लगातार यूक्रेन पर अटैक हो रहे हैं, कभी कीव को मिसाइल हमला झेलना पड़ता है, तो कभी रूस के बॉम्बर यूक्रेन के शहरों पर धावा बोलते हैं, तो कई बार यूक्रेन को ड्रोन के हमलों की तकलीफ झेलनी पड़ती है। कुल मिलाकर रूस की स्ट्रेटजी ये है कि यूक्रेन को इतने ज्यादा घाव दो, इतना खून बहे कि एक देश के रूप में यूक्रेन की मौत ही हो जाए।
अगर ज़ेलेंस्की यूक्रेन को बचाना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही उपाय है और वो है एयर डिफेंस। और इसीलिए ज़ेलेंस्की अमेरिका से एयर डिफेंस मिलने के बाद भी अब चेक गणराज्य से मिल रहे एयर डिफेंस को हासिल करने पर भी खुशी जता रहे हैं। उन्होंने अपने सभी मददगार मुल्कों को एक बार फिर धन्यवाद दिया है। Точно сталася катастрофа, 3 льотчиків загинули. Серед них Андрій Піщиков, позивний Джуз, український офіцер, один з тих, хто дуже допомагав нашій державі. Дуже. Мої співчуття рідним та близьким, усім, хто знав хлопців. Триває розслідування того, що сталося, детально. आइए जरा ये भी जानते हैं कि कैसे इस मिसाइल ने पिछली सदी में अमेरिका और इजराइल को भी पस्त कर दिया था। 6 अक्टूबर 1973 से 25 अक्टूबर 1973 के बीच इजराइल और अरब गठबंधन देशों के बीच युद्ध हुआ था। तब इजराइल का युद्ध मिस्र और सीरिया के खिलाफ भी हो रहा था। इजराइल की वायुसेना में तब अमेरिका के लड़ाकू विमान मौजूद थे। इजराइल की वायुसेना सीरिया और मिस्र पर A4 स्काई हॉक और F4 फैंटम विमानों से हमला कर रही थी। लेकिन सीरिया और मिस्र के जिन इलाकों में 2K-12 कब एयर डिफेंस तैनात था, वहां पर इजराइल की दाल नहीं गल रही थी। यानी उन इलाकों में इजराइल के लड़ाकू विमान हमले नहीं कर पा रहे थे। 2K-12 कब एयर डिफेंस ने इजराइल के लड़ाकू विमानों को मार गिराया था। 1973 के इजराइल और अरब युद्ध के बारे में सभी जानते हैं। ये एक बेहद प्रसिद्ध युद्ध था जिसमें अरब देशों के गठबंधन को इजराइल ने अकेले ही धूल चटा दी थी। लेकिन उस वक्त भी इजराइल के लड़ाकू विमान 2K-12 कब एयर डिफेंस के सामने फेल हो गए थे। इजराइल के विमानों में रेडार वार्निंग प्रणाली थी, लेकिन ये रेडार प्रणाली 2K-12 कब एयर डिफेंस के सामने काम नहीं कर पाई। इसी वजह से मिस्र में इजराइल के विमानों को नुकसान हुआ था। साल 1981 में एक बार फिर इजराइल का सामना इस बेहद खतरनाक एयर डिफेंस से हुआ था। दरअसल सीरिया और लेबनान में कई बार इजराइल हवाई हमले करता रहा है, लेकिन जब लेबनान के कई अड्डों पर इजराइल ने बम बरसाए तो सीरिया ने 2K-12 कब एयर डिफेंस को लेबनान भेज दिया। लेबनान की बेका घाटी में 2K-12 कब एयर डिफेंस को तैनात कर दिया गया था। यह बेका घाटी बेरूत दमिश्क राजमार्ग के पास मौजूद है। 1981 में जब इजराइल ने लेबनान पर हमला किया तो सबसे पहले इजराइल ने सभी एयर डिफेंस को तोड़ने के लिए एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था सीड ऑपरेशन। हालांकि नुकसान के बावजूद 24 जुलाई 1982 को 2K-12 कब एयर डिफेंस ने इजराइल के F4 फैंटम लड़ाकू बम वर्षक विमान को मार गिराया था। उस वक्त ऐसे कई अमेरिकी लड़ाकू विमान इस एयर डिफेंस से खौफ खाते थे। सिर्फ इजराइल ही नहीं, फ्रांस के लड़ाकू विमान भी 2K-12 एयर डिफेंस से टकरा चुके हैं जब चाड के साथ सीमा विवाद चल रहा था। साल 1986 में लीबिया ने इस एयर डिफेंस को तैनात किया था। 1986 में इस एयर डिफेंस ने फ्रांसीसी विमानों के लिए खतरा पैदा कर दिया था। यहां लीबिया में भी 2K-12 एयर डिफेंस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। ईरान इराक युद्ध से पहले भी सोवियत संघ से इराक को पर्याप्त सैन्य आपूर्ति मुहैया करवाई थी, जिसमें कई 2K-12 क्यूब बैटरी भी शामिल थी। वहां भी इस एयर डिफेंस ने उम्दा प्रदर्शन किया था। 17 जनवरी 1991 को अमेरिका ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की शुरुआत की थी। एक अमेरिकी B-52G बम वर्षक ने जब हमला किया तो 2K-12 एयर डिफेंस ने सामना किया था। अमेरिकी B-52G बम वर्षक को 2K-12 एयर डिफेंस ने मार गिराया था। हालांकि अमेरिका इसे सही नहीं मानता है। 19 जनवरी 1991 को बगदाद पर अमेरिका ने F-16 लड़ाकू विमानों से स्ट्राइक की थी। तब 2K-12 एयर डिफेंस सिस्टम ने ही F-16 लड़ाकू विमानों को भी मार गिराया था। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में ये अमेरिकी गठबंधन का 12वां लड़ाकू विमान था जो मार गिराया गया। हाल ही में 2018 में इस एयर डिफेंस का उपयोग सीरिया में किया गया था।
कई रिपोर्टों के अनुसार अमेरिका, ब्रिटिश और फ्रांस की सेनाओं ने हवा से सतह में मार करने वाली 21 क्रूज मिसाइलें दागी थी, लेकिन इस एयर डिफेंस ने 21 में से 11 मिसाइलों को नष्ट कर दिया था। ज़ेलेंस्की बहुत शातिर हैं और वो इस एयर डिफेंस की शानदार हिस्ट्री से वाकिफ हैं। इसीलिए वो पहले ही चेक गणराज्य से आधिकारिक तौर पर इस एयर डिफेंस की मांग कर रहे थे। चेक गणराज्य के राष्ट्रपति पेट्र पावेल ने 10 मई को घोषणा की थी कि उनका देश 2K12 कब वायु रक्षा प्रणालियों और उनकी मिसाइलों को कीव में ट्रांसफर कर सकता है। राष्ट्रपति ने यह भी कहा था कि यूक्रेन के रक्षा बल शिपमेंट प्राप्त होते ही उनका उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए किसी अतिरिक्त प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। सोवियत संघ ने 1960 के दशक में 2K12 कब का निर्माण किया था। यह जमीन से हवा में मार करने वाला एयर डिफेंस है। यह मुख्य तौर पर दुश्मन के हेलीकॉप्टर को मार गिराने के लिए बनाया गया था। 2K12 कब की लॉन्चर इकाई 3 मिसाइलों से लैस होती है, जिन्हें इसके लॉन्चरों पर अधिकतम +85 डिग्री तक ऊंचा रखते हुए 360 डिग्री तक घुमाया जा सकता है। चलते समय इसके वाहन की ऊंचाई को कम करने के लिए टर्न टेबल को अक्सर पीछे की ओर ले जाया जाता है और तब मिसाइलें और ज्यादा मारक हो जाती हैं। इसमें 3M9ME मिसाइल लगाई जाती है। इस मिसाइल से हिट होने पर टारगेट के करीब खतरनाक विस्फोट होता है और विस्फोट से निकलने वाले छर्रे भी बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इस मिसाइल का वजन लगभग 56 किलोग्राम होता है। ये एयर डिफेंस मिसाइल आमतौर पर टारगेट हिट करने के लिए रेडार के साथ काम करती है, जो दुश्मन के विमानों का पता लगाने, ट्रैक करने और उन्हें घेरने में मदद करती है। हालांकि ये काफी पुराना एयर डिफेंस है, लेकिन रूस की मिसाइलों के हमले को नाकाम करने में सक्षम साबित हो सकता है। और रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी एक और बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने दावा किया है कि यूक्रेन को नेटो से मिले 30% से ज्यादा हथियार रूसी सेना ने तबाह कर दिए हैं। रक्षा मंत्री ने साफ कहा है कि नेटो के जो हथियार अजय समझे जा रहे थे, उन घातक हथियारों को रूसी सेना ने चुन चुन कर तबाह और बर्बाद कर दिया है। रूस यहां तक कह रहा है कि पूर्वी यूक्रेन में मौजूद अमेरिका के 128 ब्रेडली बख्तरबंद में से 90 ब्रेडली बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों को धमाके के साथ रूसी सेना ने उड़ा दिया है। ज़ेलेंस्की के लिए किसी भी मोर्चे से अच्छी खबर नहीं आ रही है। हालात ये हो चले हैं कि रूस अब यहां तक दावा करने लगा है कि 17 से 18 महीने की जंग में कितना नुकसान यूक्रेन को हुआ है। दावा ये किया जा रहा है कि यूक्रेन के 1 लाख सैनिक मारे जा चुके हैं। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स ने तो यहां तक दावा किया है कि रूस ने पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में 7 गुना हमले करना शुरू कर दिया है। गुना हमलों में मारे यूक्रेन के 1 लाख सैनिक। लगभग 2,60,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मारने का दावा करने वाला यूक्रेन अब पूरी तरह से जंग हार रहा है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि यूक्रेन के पास मौजूद सभी तरह के हथियार पूरी तरह से इस्तेमाल हो चुके हैं और खत्म होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। ज़ेलेंस्की का यूक्रेन हर तरफ से कंगाल हो गया है। अब तक 80 लाख करोड़ का भयानक नुकसान यूक्रेन को हो चुका है, जबकि यूक्रेन को नाटो से मिले 20 से 30% हथियार रूस तबाह कर चुका है। दावा तो यहां तक किया गया है कि पिछले 60 दिन में यूक्रेन पर रूस ने 7 गुना हमले किए हैं, जिसने ज़ेलेंस्की के जनरलों के चीथड़े उड़ाकर रख दिए हैं। रूस के इन तूफानी हमलों की वजह से यूक्रेन में कयामत जैसे हालात पैदा हो गए हैं। हम आपको वो खुफिया रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जिसमें यूक्रेन की हार और ज़ेलेंस्की के खिलाफ भयानक बगावत के जिंदा सबूत साफ साफ देखे जा सकते हैं।
ज़ेलेंस्की और जनरल के खिलाफ बगावत शुरू। यूक्रेन भले दावा करे कि 4 जून 2023 से शुरू हुआ यूक्रेन का काउंटर अटैक जबरदस्त तरीके से रूस को तबाह कर रहा है, लेकिन हकीकत में रूस ने यूक्रेन के न सिर्फ लाखों सैनिकों को मार डाला है, बल्कि नाटो के हथियारों का कचूमर निकाल कर रख दिया है। यूक्रेन अपनी जीत का ऐसा झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है जिस पर खुद यूक्रेन के लोग भी विश्वास नहीं कर रहे हैं, जबकि नाटो के बारे में दावा किया जा रहा है कि उसने यूक्रेन को भारी हथियार और F-16 जैसे लड़ाकू विमान देने में अब पूरी तरह से आनाकानी शुरू कर दी है। हम आपको दिखाते हैं कि रूस ने यूक्रेन की तबाही को लेकर क्या क्या दावे किए हैं। रूस की तरफ से ये दावे वहां के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने किए हैं। एक 160 तरह के हथियार नाकाम, आखिरी रास्ता सरेंडर। रूस की राजधानी मॉस्को में हुए एक सुरक्षा सम्मेलन में रक्षा मंत्री शोइगु ने यूक्रेन की जीत के दावों की पोल खोलकर रख दी है। शोइगु ने डंके की चोट पर दावा किया है कि पश्चिमी देशों से जबरदस्त सैन्य सहायता के बावजूद यूक्रेन की सेना अपने टारगेट हासिल करने में बुरी तरह से फेल हुई है। शोइगु ने यहां तक दावा किया है यूक्रेन के सभी तरह के सैन्य संसाधन और हथियार लगभग समाप्त हो गए हैं। शोइगु ने यह भी कहा है कि यूक्रेन को नाटो से मिले घातक हथियारों में कुछ भी अनोखा नहीं था। नाटो के हथियार रूसी हमलों के सामने टिक ही नहीं पाए। यूक्रेन के लिए नाटो के हथियार युद्ध के मैदान में अजेय नहीं थे। Сегодня ночью вооруженными силами Российской Федерации нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по ключевым предприятиям военной промышленности киевского режима. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Военно-промышленному комплексу Украины нанесен значительный ущерб. 7 गुना रूस के हमले, 30% यूक्रेन के हथियार तबाह। रूस के हाहाकारी हमलों से पूरे यूक्रेन में तबाही मची हुई है। अब तो यूक्रेन की जनता भी ज़ेलेंस्की और उनके जनरलों के जीत के दावों पर यकीन नहीं कर रही है। इसके पीछे की कई बड़ी वजह हैं। पूर्वी यूक्रेन के 35% इलाके पर रूस की सेना ने पूरी तरह से अपना कंट्रोल बनाए रखा है। हालात ये हैं कि दक्षिणी यूक्रेन के 20% इलाके पर भी रूस की सेना ने कोहराम मचा रखा है। पूर्वी यूक्रेन का किला कहे जाने वाले बखमुत शहर और उसके आसपास भी यूक्रेनी सेना रूस के तूफानी हमलों के सामने मटियामेट हो चुकी है। कुछ पश्चिमी देशों के वॉर एक्सपर्ट्स के दावों के मुताबिक 17 महीने से ज्यादा की जंग में यूक्रेन लगभग तबाह हो चुका है। हम आपको कुछ आंकड़े दिखाने जा रहे हैं जो यूक्रेन की हार का जिंदा सबूत बन गए हैं। जरा देखिए। पश्चिमी देशों के दावों के मुताबिक 17 महीने की जंग में यूक्रेन के 20% हथियार तबाह हो चुके हैं, जबकि रूस के कोर कमांडर्स के दावों के मुताबिक यूक्रेन के 30% हथियार रूस ने बर्बाद कर दिए हैं। इसके अलावा लीक हुए अमेरिकी सैन्य योजनाओं के मुताबिक यूक्रेन को अमेरिका से मिले 99 ब्रैडली बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों में से 28 ब्रैडली बख्तरबंद वाहन रूस ने तबाह कर दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की 47वीं मैकेनाइज्ड की 3 बख्तरबंद वाहन ब्रिगेड में से 1 ब्रिगेड रूस ने पूरी तरह से बर्बाद कर दी है। यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया के वॉर एक्सपर्ट और CSIS के थिंक टैंक रिटायर्ड जनरल मिक रेयान ने भी दावा कर दिया है कि ज़ेलेंस्की का यूक्रेन इस वक्त 5 मोर्चों पर बुरी तरह से घिर चुका है। अगर यूक्रेन के सैनिक आगे बढ़ते हैं तो मारे जा रहे हैं, और अगर पीछे हट रहे हैं तो रूस उन पर जबरदस्त पलटवार कर रहा है। यूक्रेन के टॉप जनरल्स को भी समझ में नहीं आ रहा है कि रूस की पहली रक्षा पंक्ति को कैसे तबाह करें। ज़ेलेंस्की और जनरल के खिलाफ बगावत शुरू। पिछले 60 दिन से यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और यूक्रेन के जनरलों के लिए बेहद बुरे साबित हो रहे हैं।
इस वीडियो में उतरे और घबराए चेहरे के साथ मौजूद ज़ेलेंस्की उन टॉप कमांडर के साथ मीटिंग कर रहे हैं जो रूस के भयानक और तूफानी हमलों का सामना कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की उनके जनरल और कमांडर्स के चेहरों पर दोष की बजाय बदहवासी जैसे हालात दिख रहे हैं। पूरी तरह से बिना आवाज या कहें कि एम्बियंस के इस वीडियो में बेहद गंभीर चर्चा हो रही है। यूक्रेन के दावों के मुताबिक ये वीडियो ज़ापोरिज़िया इलाके में एक अग्रिम पंक्ति का है, जहां यूक्रेन की एक ब्रिगेड रूस के हमलों का सामना कर रही है। 7 गुना रूस के हमले, 30% यूक्रेन के हथियार तबाह। रूस की सेना के दावों के मुताबिक रूसी सेना ने एक बार फिर से बखमूत में कब्जा करने आ रही यूक्रेनी सेना के हमले को पूरी तरह से नाकाम कर दिया है। खबर के मुताबिक यूक्रेन सेना के 10,000 लड़ाकों ने रूसी सेना पर हमला किया ताकि बखमूत पर कब्जा किया जा सके, लेकिन रूसी सेना ने बखमूत के पास आ रही यूक्रेनी पलटन पर बड़ा हमला किया। रूस के ड्रोन पायलट ने रूसी सेना को यूक्रेनी सेना की सटीक लोकेशन देकर रूस की टैंक रॉकेट आर्मी का काम आसान कर दिया है। रूस के टैंक और रॉकेट के भयानक हमलों से यूक्रेनी सैनिक जंगल में भाग गए, लेकिन रूस के ड्रोन ने वहां भी यूक्रेनी सेना का पीछा नहीं छोड़ा और उनकी लोकेशन की सटीक जानकारी दोबारा रूस के टैंक और रॉकेट आर्मी को दे दी, जिसके बाद रूसी सेना ने जंगल में यूक्रेनी सैनिकों पर ऐसा प्रचंड हमला किया है कि एक भी सैनिक जिंदा नहीं बचा। रूस के दावों के मुताबिक उसने महज 1 घंटे के अंदर बखमूत के जंगलों में 1000 यूक्रेनी सैनिकों को मार डाला। 7 गुना हमलों ने मारे यूक्रेन के 1 लाख सैनिक। В кожній бойовій бригаді воїни серед перших питань ставлять питання про безпілотники, про засоби радіоелектронної боротьби, про військову протиповітряну оборону. Відповідь на такі питання – це і наша робота з партнерами заради постачання потрібних дронів та систем, це і робота тут, в Україні. Необхідне виробництво. Нарощуємо виробництво в рази. हालात ये हो गए हैं कि अब यूक्रेन ना सिर्फ बुरी तरह से जंग हार रहा है, बल्कि यूक्रेन की जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा भी हारने लगा है। पूर्वी यूक्रेन में 35% और दक्षिणी यूक्रेन में 20% जमीन पर रूस का कब्जा हो चुका है। रूस के दावों के मुताबिक रूस पूरे यूक्रेन के 20% इलाके पर कब्जा करना चाहता है। इधर नाटो भी 20 लाख करोड़ से ज्यादा के हथियार देकर बुरी तरह से परेशान है। अब नाटो ने भी यूक्रेन के 4 जून 2023 से शुरू हुए काउंटर अटैक के फेल होने के बाद से यूक्रेन पर भड़कना शुरू कर दिया है। यूक्रेन की हार का सबसे ताजा जिंदा सबूत नाटो के एक अधिकारी ने दिया है। नाटो के महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग के निजी कार्यालय के डायरेक्टर एस्टियान जेंसन ने यूक्रेन पर भारी दबाव बनाना शुरू कर दिया है। एस्टियान जेंसन ने रूस के पक्ष में या कहें कि रूस को फायदा पहुंचाने वाला बयान दिया है। एस्टियान जेंसन ने यूक्रेन को सुझाव देते हुए कहा है, मुझे लगता है कि यूक्रेन के लिए सबसे अच्छा समाधान यही हो सकता है कि वो उन इलाकों को छोड़ दें जिस पर रूस का कब्जा हो चुका है। बदले में यूक्रेन को नाटो की सदस्यता मिल जाएगी, यानी यूक्रेन रूस को अगर जमीन दे देता है तो फिर नाटो यूक्रेन को नाटो का मेंबर बना लेगा। नाटो के अधिकारी का यह बयान यूक्रेन की हार का जिंदा सबूत है। एक तरफ यूक्रेन को नाटो से मिला धोखा और दूसरी तरफ रूस का लगातार यूक्रेन के बंदरगाहों के तबाह होने से ज़ेलेंस्की के होश उड़ गए। Ще одне, те, що варто почути і побачити зараз усім в світі. Минулої ночі російські терористи знов вдарили цілеспрямовано по нашим портам, по тій нашій інфраструктурі, яка задіяна в гарантуванні не нашої, а спільної світової продовольчої безпеки. І лише за 1 місяць, що минув після спроби Росії знищити Чорноморську зернову ініціативу, це сьогодні була вже 7-ма. ज़ेलेंस्की और जनरल के खिलाफ बगावत शुरू। ज़ेलेंस्की और यूक्रेन के ताजा हमलों से साफ हो चुका है कि यूक्रेन रूस के चंगुल में बुरी तरह से फंस चुका है। अब तो ये भी खबर आ रही है कि यूक्रेन की जंग पर यूक्रेन के अंदर ही 2 गुट बन गए हैं जो ज़ेलेंस्की और उनके जनरलों के खिलाफ बगावत करने पर उतारू हो चुके हैं। अमेरिका की मैगजीन न्यूज वीक ने यूक्रेन में शुरू हुई बड़ी बगावत का दावा किया। न्यूज वीक के दावों के मुताबिक यूक्रेन की जनता ना तो यूक्रेन के काउंटर अटैक के दावों पर यकीन कर रही है और ना ही यूक्रेन की जीत के दावों पर भरोसा कर रही है। दावा किया गया है कि जंग के चलते यूक्रेन में 2 गुट बन चुके हैं। पहला गुट ज़ेलेंस्की के साथ है जो दावा कर रहा है कि यूक्रेन का काउंटर अटैक सही तरह से चल रहा है और काउंटर अटैक सफल होगा। ज़ेलेंस्की के पक्ष वाले इस गुट में यूक्रेन के कमांडर इन चीफ जनरल वालेरी ज़ालुझनी भी शामिल है।
इस गुट का साफ कहना है कि चाहे भले ही नाटो बुराई करे या फिर यूक्रेन की जनता, सेना का काउंटर अटैक चलते रहना चाहिए। जबकि ज़ेलेंस्की और जनरल वालेरी ज़ालुजनी के खिलाफ एक दूसरा गुट यूक्रेन में है जो ज़ेलेंस्की को हर हाल में सत्ता से हटाना चाहता है। ज़ेलेंस्की विरोधी इस गुट का साफ दावा है कि यूक्रेन का काउंटर अटैक फेल हो चुका है और जंग की वजह से यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेन की तबाही के लिए अब ज़ेलेंस्की को हर हाल में सत्ता से हटाना होगा। 7 गुना हमलों ने मारे यूक्रेन के 1 लाख सैनिक। यूक्रेन में बॉर्डर से लेकर राष्ट्रपति भवन तक मायूसी और तबाही का आलम साफ देखा जा सकता है। इधर रूस के 7 गुना हमलों ने यूक्रेन की